सब्ट्रैक्शन तो ओनली दो वेक्टर्स का होता है, लेकिन एडिशन दो वेक्टर्स का भी होता है और दो से ज़्यादा वेक्टर्स का भी होता है। जो काम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम नहीं कर पाया, वो काम आज पॉलीगन करके दिखाएगा। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दो, सेकंड वेक्टर की हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल रख दो। जब तुम इस तरीके से इन वेक्टर को अरेंज करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक जाएगा। एक ऐसी दिल की बात, यहाँ से नीट में सवाल आ चुका है। अगर तुम्हें इस तरह की कोई कंडीशन दिखे तो तुम यहाँ से दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और हमें सवाल सॉल्व करने के लिए बस ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जब यहाँ पे फोर्स की बात हुई तब लोगों को लगा कि ये एनएलएम का सवाल है, लेकिन ये एनएलएम का सवाल नहीं है, ये वेक्टर का सवाल है। ठीक है, बस आपको इस पे फोकस करना है। इस पे हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स हो हमारे पास तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर को ऐड करना है तो हमारे पास दो तरीके थे, एक ट्रायंगल लो और दूसरा पैरेललोग्राम लो। अगर हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हमारे पास कितने तरीके थे? दो तरीके थे, एक ट्रायंगल लो और दूसरा पैरेललोग्राम लो। सब्ट्रैक्शन तो ओनली दो वेक्टर्स का होता है, लेकिन एडिशन दो वेक्टर्स का भी होता है और दो से ज्यादा वेक्टर्स का भी होता है। तो दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स है तो हम उसको कैसे ऐड करें। ये काम ट्रायंगल के बस का नहीं है और ना ही पैरेललोग्राम के बस का है। तो किसके बस की कहानी है ये है एक और मेथड है जिसका नाम है पॉलीगन मेथड। जो काम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम नहीं कर पाया, वो काम आज पॉलीगन करके दिखाएगा। जो काम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम करके नहीं दिखाया, वो काम आज पॉलीगन करके दिखाएगा। और पॉलीगन मेथड क्या होता है उसके लिए मैं एक छोटी सी प्यारी सी लाइन लिख देता हूं पहले, और फिर समझते हैं कि होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। बाय दिस मेथड the more than two adding vectors and resultant vector more than two adding vectors and resultant vectors are represented along the sides of polygon। साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन क्या बोलना चाहती है तुम्हें, उसको समझने के लिए एक कहानी सुनना मेरी। ठीक है, देखो इस मेथड को हमें कब काम में लेना है, जब दो से ज्यादा वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है। मैं मान लेता हूं रैंडमली कि मेरे पास ये कुछ वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, एक डी वेक्टर है। ये मेरे पास चार वेक्टर है और इन चारों वेक्टर को मुझे ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर होते तो मैं तो
ट्रायंगल लॉ लगाता या फिर पैरेललोग्राम। लेकिन ये क्या है, 4 वेक्टर है और 4 वेक्टर को ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास है पॉलीगन मेथड। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना सुनना। मैं क्या करता हूं, इन चारों वेक्टर को एक नाम बोल देता हूं, ऐसे बोल देता हूं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर और ये है फोर्थ वेक्टर। अब इनको कैसे ऐड करना है सुनना। कैसे ऐड करना है इनको, कुछ नहीं करना है, हमें बस कुछ नहीं करना है, एक लाइन बोलनी है जो आपने ट्रायंगल के अंदर बोली थी। क्या, ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, जो क्या है ए वेक्टर। कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दो, ये सेकंड वेक्टर की रख दी टेल। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दो, रख दी। अब सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल रख दो, ये सेकंड वेक्टर का हेड और ये थर्ड वेक्टर की टेल। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दो, सेकंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर की टेल रख दो, और फाइनली थर्ड वेक्टर के हेड पर फोर्थ वेक्टर की टेल रख दो। ये है डी वेक्टर, फोर्थ वेक्टर। जब तुम इस तरीके से इन वेक्टर को अरेंज करोगे, जब तुम इन वेक्टर को, एडिंग वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा, सुनना ध्यान से, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक जाएगा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है, ये है अपना रिजल्टेंट वेक्टर और यही है पॉलीगन मेथड। अब इस लाइन का मतलब समझना, क्या है ये लाइन। मैंने इस लाइन में बोला है कि इस मेथड के थ्रू हम जो एडिंग वेक्टर्स है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो साइड्स ऑफ पॉलीगन के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक पॉलीगन है। पहली बात तो ये कि पॉलीगन होता क्या है, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि पॉलीगन किसे बोलते हैं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें 3 साइड्स हो या 3 से ज्यादा साइड्स हो, 3 या 3 से ज्यादा साइड से जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोलते हैं पॉलीगन। तो इसमें देखो कितनी साइड है, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये एक पॉलीगन है। तो अगर ये एक पॉलीगन है तो देखो इस पॉलीगन के अंदर मैंने ये जो पॉलीगन है इसकी जो साइड्स है उसके अलोंग ये एडिंग वेक्टर्स और दूसरा ये रिजल्टेंट वेक्टर्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम एडिंग वेक्टर्स और रिजल्टेंट वेक्टर को पॉलीगन ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन के अलोंग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत यह है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकाले कैसे। रिजल्टेंट वेक्टर को निकाले कैसे, क्या इस रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने का कोई फॉर्मूला है? नहीं, पॉलीगन के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है, इस मेथड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो सर इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे, सुनना। 2 तरीके क्या है, पहले यहां पे देखो, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी तुम्हें इस तरह की कोई इक्वेशन दिखे तो वहां से 2 इंफॉर्मेशन निकलती है। क्या, वो ये कि ये सारे एडिंग वेक्टर्स है और ये है रिजल्टेंट वेक्टर, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इसके सिंगल इफेक्ट के इक्वल होता है, पहली बात। और दूसरा बोला था कि ये जो एडिंग वेक्टर्स है ये रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, और जो सेकेंड लाइन है ये सेकेंड लाइन से हम बनाएंगे सेकेंड मेथड। ठीक है, अब पहला मैं तरीका बता देता हूं जो तुम्हें सबको बताएं।
अगर यहाँ पर मैं मान लूँ कि अगर सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर ही होता, सिर्फ 2 वेक्टर ही होते, तो मैं ट्रायंगल लॉ लगा सकता था। हाँ, लगा दो। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू, ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर, मान लेता हूं R1 वेक्टर। ठीक है, दिस वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। ठीक है, अब R1 वेक्टर प्लस RC वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, तो यहां पे भी मैं ट्रायंगल लगा सकता हूं। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू, ये दिस वेक्टर, इसको मान लो मैं R2 वेक्टर। यहां पे भी देखो, इस वाले में दिस वेक्टर यानी R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो है वो क्या है, R वेक्टर है। तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है कि आप पॉलीगन जो बनता है इस तरह का, उसको अगर आपको सॉल्व करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो पहला तरीका है ट्रायंगल लो। पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छा मेथड कौन सा है, ट्रायंगल लो। जरा यहां पे देखो, R1 वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस वाले से। ये फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं इसको, ये सेकंड ट्रायंगल है और ये थर्ड ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल में ये है, सेकंड ट्रायंगल में क्या है, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और तीसरे ट्रायंगल में क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। एक बार ट्रायंगल लगा करके R1 वेक्टर निकाल दो, वापस ट्रायंगल लो लगा करके R2 वेक्टर निकाल दो, और फिर R2 वेक्टर को यहाँ पे रखो और वापस ट्रायंगल लगा करके रिजल्टेंट निकाल दो। ठीक है, जब हमने ट्रायंगल लो पढ़ा था, तब हमारा एक ही मकसद था सवाल करने का, कि हम सवाल करेंगे 20 to 30 सेकेंड में। अब यहाँ पे तीन बार ट्रायंगल लो लग रहा है, मतलब अगर एक बार लगाओगे तो 20 सेकेंड, यानी कम से कम 1 मिनट से ऊपर लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। और मैं नहीं चाहता कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा लगे इस सवाल को सॉल्व करने में। तो जो दूसरा मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिससे आपका सवाल ओनली 15 सेकेंड के अंदर होगा। क्या मेथड है? ठीक है, वो मेथड अभी नहीं पढ़ेंगे हम, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सेकेंड मेथड का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और ये एक ऐसा मेथड है, इस मेथड से तुम 2 वेक्टर को ऐड भी कर सकते हो, 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तुम 2 से ज्यादा वेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, और वो भी कम से कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो भैया ये है तुम्हारा पॉलीगन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड से रिलेटेड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, जहां से नीट के अंदर सवाल बन चुका है। ठीक है, देखो, अब हम पढ़ते हैं कुछ दिल की बातें। एक ऐसी दिल की बात जहां से नीट में सवाल आ चुका है। बच्चों को लगा कि सवाल एनएलएम का था, लेकिन दरअसल में सवाल वेक्टर का था। क्या था सवाल, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अभी जो हमने तरीका पढ़ा है, उसमें अगर आप लिखना चाहो तो नीचे एक लाइन लिख सकते हो कि अगर 2 से ज्यादा वेक्टर जब भी आएंगे, हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मेथड से ही सवाल करेंगे। अब ये मेथड कौन सा होता है, कैसे करना होता है इसमें सवाल, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन लिखना हो चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इफ all sides of polygon will represented
will represented the adding vectors their resultant vector is 0. रिजल्टेंट वेक्टर इज 0। क्या है इस लाइन का मतलब? सुनो, मान लीजिए ये आपके पास एक पॉलीगन है, ठीक है, और ये है पॉलीगन की साइड्स। तो यहां पे इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स अगर एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। देखना, अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड्स एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे तो इन एडिंग वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 0 0 होगा। क्या होगा? 0 0 0 होगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इस लाइन को रटना नहीं है, समझना है, सीखना है। ये तो मैंने आपको 3 साइड्स वाले पॉलीगन के लिए लगा के दिखा दिया। मान लो कभी सवाल आ जाए और जहां पे 4 के लिए लगाना हो तो कैसे लगाना है, उसके लिए इस फॉर्मूले से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो सीख लो। अगर तुम्हें इस तरह की कोई कंडीशन दिखे, अगर तुम्हें इस तरीके से कंडीशन दिखे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस कितने भी वेक्टर्स है इक्वल टू 0 है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन दिखे तो तुम यहां से 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और हमें सवाल सॉल्व करने के लिए बस ये 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। क्लियर? सुनो, हम यहां से 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन कि वेक्टर्स के बीच जो भी एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होगा और रियल होगा। क्या होगा? एक्सटीरियर होगा और रियल होगा। क्या मतलब है मेरे पहली इंफॉर्मेशन का? यहां समझो, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मुझे इनके बीच एंगल निकालना है। मैंने लिया ये वाला 60 डिग्री है। अब मुझे ये बताओ क्या ये रियल एंगल है? नहीं है। रियल एंगल कब होगा? जब या तो हेड या फिर टेल के बीच बनेगा। ये हेड और टेल के बीच बन रहा है तो रियल नहीं है, ये रियल नहीं है। अब रियल बनाना है तो कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को तुम आगे शिफ्ट कर दो। ये शिफ्ट कर दिया तो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर इन दोनों के बीच बन जाएगा ये वाला एंगल। अब ये एंगल कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। और कैसा है? रियल है। तो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच देख लो, ये 60 है जो कि रियल नहीं है। कुछ नहीं करना, सी वेक्टर को आगे शिफ्ट करो। ये जो वेक्टर होगा, जो एंगल होगा 120 डिग्री, ये होगा रियल एंगल। कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करो। ये जो एंगल होगा 120 डिग्री, ये होगा एक्सटीरियर एंगल, रियल एंगल। तो पहली इंफॉर्मेशन, जब भी तुम्हें इस तरह की कंडीशन दिखे तो पहली इंफॉर्मेशन हमेशा ये निकलेगी कि जो भी वेक्टर्स होंगे उनके बीच के एंगल हमेशा एक्सटीरियर होंगे और रियल होंगे। ये एक्सटीरियर है और कैसे है? रियल है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें ये सवाल में कंडीशन दे रखी है तो इस कंडीशन का सीधा मतलब यह है कि जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसकी सारी की सारी साइड्स एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। सारी की सारी साइड्स एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर लूं, मैं लिख दूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है इक्वल टू 0।
4 वेक्टर है, 4 वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, क्या? वेक्टर के बीच जो एंगल होंगे वो सारे एक्सटीरियर होंगे और रियल होंगे, और दूसरी, इससे जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसकी सारी साइड्स एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो भैया इसका बना दिया मैंने, ये है ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, बना दिया। ये एक ज्योमेट्री है जिसकी सारी आर्म्स, जो सारी साइड्स है, वो क्या बता रही है? सारे के सारे एडिंग वेक्टर्स को बता रही है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। अब मुझे इन वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है, तो हमें पता है इस इंफॉर्मेशन से कि सारे जो एंगल होंगे वो इनके एक्सटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे? सारे कैसे होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे। अगर एकदम अच्छी सही ज्योमेट्री बन रही है तो तुम एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। ये है इस कहानी का मतलब, ये जो चीज़ है ये, और इससे जो 2 इंफॉर्मेशन मैंने निकाल के बताई है, बस उसको सीख लो और समझ लो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे जो सवाल बनते हैं नीट और जेई के अंदर, वो ज़्यादातर इस पर और इस पर बनते हैं, ठीक है। इस पे और इस पे बनते हैं। अब इस पे कैसे बनते हैं उसकी छोटी सी मैं एक कहानी आपको यहां समझा देता हूं, सुनो। अगर तुम्हें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दे रखा होगा, और साथ ही तुम्हें एक और चीज बोली होगी कि जो तीनों एडिंग वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। या फिर वो कुछ इस तरीके से बोल सकता है कि ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल टू 0। ए कैप प्लस बी कैप ये सारे कैसे यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो ये और ये इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ये। या फिर इसके लिए भी तुम बोल सकते हो कि इस तरीके है, इनके लिए भी चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, या फिर ये कैप की तरह है। अगर ये चीज है तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, साथ ही इन सारे वेक्टर्स के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। यानी ये जो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था वो एक्चुअल में इस कंडीशन का डायग्राम था, ठीक है। अगर ये है तो क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, ठीक है। ये कहानी। सारे वेक्टर्स के बीच कितना एंगल है? इन दोनों के बीच कितना है? 120 है। इन दोनों के बीच भी 120 है, और इन दोनों के बीच भी कितना है? 120 डिग्री है। ये सारी बात याद कर लेना, अभी हम सवाल करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो दूसरा पॉइंट, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो इसको तुम ज्योमेट्रिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको तुम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ज्योमेट्रिकली। एक तरीका तो मैंने आपको खुद बता रखा है, अभी जस्ट बताया था, ये वाला। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर।
दूसरा तरीका ये है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये है सी वेक्टर। ठीक है, इसको तुम दो तरीके से ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितने तरीके से? दो तरीके से। अब इसका काम क्या है? अब इसका काम क्या है? यहां से ही सवाल बना था नीट के अंदर। क्या करना था इस सवाल में वो मैं बताऊंगा जब सवाल करवाऊंगा। तो ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ए, इसका बी है और इसका सी है। ए, ये बी और ये इसका सी। ठीक है, ये जो सी और बी है, सी प्लस बी, ये है स्मॉल सम ऑफ शॉर्टर साइड्स। ठीक है, और ये जो है ये है बिग साइड। ये क्या है? सम ऑफ शॉर्टर साइड्स और ये है बिग साइड। अगर ये चीज है, ये कंडीशन है, तब ये ज्योमेट्री बनेगी, और अगर ये कंडीशन है तो ये ज्योमेट्री बनेगी। भाई ये एक ट्रायंगल है, इसमें से कोई दो साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है, तो जो दोनों साइड होगी उनका सम अगर ज्यादा है बड़ी साइड से तो ये वाली कंडीशन बनेगी, ये वाली ज्योमेट्री बनेगी। अगर दोनों छोटी साइड का जो सम है वो अगर बड़ी साइड के इक्वल है तो फिर ये वाली ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, आप ये ऐसी की ऐसी कहानी इसके लिए भी बता सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसके लिए भी दो बनेगी, एक ये वाली एक ये वाली। ये वाली मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, इस तरह की मैंने आपको बता रखी है, इस तरह की आप बता सकते हो। अब ठीक है ना, ये दो चीज C प्लस बी ए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस पर सवाल कैसे बनता है देखना सवाल। ठीक है, इस पे मैं सवाल बताता हूं। ये दोनों ही कंडीशन इस चीज की है, याद कर लो। देखो सवाल क्या है? सवाल है in which of the following option is in इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 10, 20, 10 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 10, 20, 20, 10, 5, 20 न्यूटन। फोर्थ है 10, 10 न्यूटन। फिफ्थ है 5, 5, 20 न्यूटन। और सिक्स्थ है 5, 6 और 7 न्यूटन। अब देखो ये सवाल क्या है और इस सवाल को करना कैसे है।
सवाल में आपको बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है, एक कोई बॉडी है जो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है, वो कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। नेट फोर्स जीरो हो मतलब जितने भी फोर्स होंगे उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट कितना हो, जीरो हो। उन सारे फोर्स का रिजल्टेंट कितना हो, जीरो हो। अब देखो 3 वेक्टर्स है, 2 से ज्यादा है, 3 वेक्टर्स है मतलब हम आए पॉलीगन के अंदर। अब पॉलीगन की कहानी चलेगी, ठीक है। 3 वेक्टर्स है और तीनों वेक्टर्स को ऐड करने पे उनका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। तो जरा थोड़ा सा याद करो, 3 वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो चाहिए। मतलब अभी जस्ट इससे पहले जो यहाँ पे कहानी बताई थी उस कहानी को लेकर के सॉल्व करना है। क्लियर कंसेप्ट। अब देखो कैसे सॉल्व करना था। सी प्लस बी ए, अगर ये कंडीशन है तो उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। यानी कि फोर्स रिजल्टेंट जीरो, और फोर्स जीरो मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। क्या है, सम ऑफ शॉर्टेड साइड्स। इन दोनों में छोटी साइड्स कौन सी है, 10 और 10। तो 10 प्लस 10 और बड़ी साइड कौन सी है, 20। तो दोनों कैसी है, या तो ये दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए या ये वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये कैसी है, बराबर है, मतलब इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। दूसरा चेक करो, इन दोनों में छोटी कौन सी है। इन दोनों के अंदर छोटी कौन सी है, एक छोटी ये है। अभी दोनों में छोटी एक ही थी, तीनों के अंदर एक ही छोटी थी। दूसरा हम ये ले लेते हैं, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू, ठीक है। अब ये या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में कौन सा है, बड़ा है, ये 20। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ज्योमेट्री पूछूं कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, तो तुम ऐसे बता सकते हो, सर इसमें ये बनेगी और इसमें बनेगी ये वाली। क्लियर, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। यहाँ चेक करो, दो छोटी साइड्स ये वाली है, यानी 10 प्लस 5 और ये है 20। ये वाली कंडीशन बन रही है और इस कंडीशन में कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, क्योंकि कंडीशन ये होनी चाहिए। तो इसमें बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। थर्ड ऑप्शन देखो, 10 प्लस 10, 10 इसमें इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसमें देखो 5 प्लस 5 10 और ये 5 प्लस 5 20। क्या इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, नहीं रहेगी। इसमें चेक करो, ये दोनों छोटी है, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 5 और 6 11 और ये 7। ये दोनों क्या है, ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर कुछ इस तरीके का सवाल बनता है, ठीक है। अब नीट के अंदर एक सवाल आया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके साथ ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और पॉलीगन मेथड को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने दो सवाल है, जिसमें ये जो फर्स्ट सवाल है ये नीट 2019 के अंदर आया हुआ है। क्या सवाल है, A particle moving with velocity v vector is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है और नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे फोर्स की बात हुई तब लोगों को लगा कि ये एनएलएम का सवाल है,
लेकिन ये एनएलएम का सवाल नहीं है, ये वेक्टर का सवाल है। अब जरा देखो, ये एक ज्योमेट्री बन रही है, ये एक ज्योमेट्री बन रही है, और ज्योमेट्री की जो सारी की सारी साइड्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। वो एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब मैं यहां से एक इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर क्या है? 0 है भाई। पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर इक्वल टू 0 है, और 0 है, और 0 का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, मतलब जो नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। तो आपको यही पूछा है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, उस पर आपने 3 फोर्सेस लगाए, और जब आपने उस पर 3 फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई आपने 3 फोर्स लगाए, लेकिन 3 फोर्स लगाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना था? 0 था। रिजल्टेंट 0 है, मतलब जो है नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स अगर 0 होगा तो जो एक्सलेशन होगा, नेट एक्सलेशन होगा, वो भी 0 होगा, और अगर नेट एक्सलेशन 0 है तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी कांस्टेंट। अब ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट है वो काइनेमेटिक्स में सिखाए जाते हैं। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब हम आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। ये है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? नहीं। क्या डिक्रीज होगी? नहीं। रिमेन कांस्टेंट। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर। नहीं बदलेगा भैया, नहीं बदलेगा, क्यू आर के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो जो भी मैंने पहला और दूसरा जो पॉइंट बताया था, बस वहीं से सवाल उठ के आया ये। अब जरा इस सवाल को देखो, इस सवाल में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ये इक्वेशन दिख गई, ये कंडीशन दिख गई, और इस कंडीशन से तुम 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि जो भी ज्योमेट्री बनेगी उसमें ये सारे क्या होंगे? सारी की सारी साइड्स होगी एडिंग वेक्टर्स, ठीक है। और जो भी एंगल होगा वो कैसा होगा? एक्सटीरियर होगा, और कैसा होगा? रियल होगा। और दूसरा तुम एक इंफॉर्मेशन और देखो, अगर तुम्हें दिख रही है तो, क्योंकि तुम्हें देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। यहां से देखो तो मुझे यहां से दिखा एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन, जो सवाल को सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में, अगर तुमने अपनी अंदर की आंखों से देख लिया तो। ये जो इंफॉर्मेशन है ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब भैया ज्योमेट्री बनने वाली है। क्या बनने वाली है? ज्योमेट्री बनने वाली है। अब राइट ट्रायंगल की बात की है इसने, तो कुछ नहीं करना है, राइट ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, ये जो होगा, ठीक है। और अब राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ए और बी दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये चीज मैं कैसे पता लगा पा रहा हूं? उसके लिए आपको ट्रायंगल लॉ पे जाना पड़ेगा, और उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये जो है ये होगा बी वेक्टर, और ये होगा सी वेक्टर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ज्योमेट्री बनी उसकी सारी साइड्स क्या है? सारी साइड्स आपको
एडिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और जो भी एंगल बनेगा इन वेक्टर्स के बीच वो कैसा होगा, एक्सटीरियर होगा, ठीक है। ये वाली जो इस इंफॉर्मेशन से हमने दो चीज निकाल के बता दी। अब इस इंफॉर्मेशन से हमने ये डायग्राम बना दिया कि भैया इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। ए का मैग्नीट्यूड ए है, इसका ए √2 है और ये ए है, और इस तरह की जब होती है तो यहाँ पर बनता है 45, यहाँ पर बनता है 45 और यहाँ बनता है 90। ये कैसे बन रहा है, ट्रायंगल लॉ पे जाना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी कंडीशन है, तो एंगल ये हमारे रियल एंगल नहीं होंगे, उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 180 में से 45 माइनस करो 135, तो ये होगा 135, ठीक है। ये भी होगा 135 और ये कितना होगा 90। और सवाल में क्या पूछा हमें, फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना है, 90 डिग्री। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच है कितना, 135। और ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच कितना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच भी कितना है, 135 डिग्री, ठीक है। ये है सवाल, ठीक है। बस आपको इस पे फोकस करना है, इस पे इसकी इंफॉर्मेशन से तुमने यह किया। अब जैसे ये डायग्राम दे रखा था, इस सवाल में डायग्राम दे रखा था, इस सवाल से मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन निकाली, और इस सवाल में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और इससे मैंने ये डायग्राम बना दिया। बस ये फर्क है सवाल में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।